Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Munasir from FEI. This is class 9th Political Science, chapter number 5, Democratic Rights. This is the lecture number 3rd of this chapter. तो ये U3 के सिलेबस का भी लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो उसमें मैंने आखिर में कुछ नाम लिखे थे, एक्चुअली में वो रिट्स के नाम थे। रिट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। वो एक ऐसा राइट है, अगर कोई फंडामेंटल राइट हमें एक्सरसाइज करने से कोई रोकता है तो उस वक्त हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे उस ऑफिशियल वगैरह के खिलाफ लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट्स को 226 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स दिए है कि अगर उनके पास लोग जाएंगे कि उनको मतलब कुछ ऑफिशियल्स वगैरह या जो कोर्ट्स वगैरह है, लोअर कोर्ट्स वगैरह, या कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल उनका काम करने से मना कर रहा है, तो उस वक्त वो उन रिट्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसमें 5 रिट्स है इंडिया में जिनका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्टियोररी, तीसरा है को वारंटो और इसके अलावा है प्रोहिबिशन। तो ये हम आम ऑफिशियल्स वगैरह के खिलाफ ये रिट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा काम वगैरह या हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने से हमें रोकेंगे। इसकी सिक्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो हम फंडामेंटल राइट्स को और किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। इसमें अगर ये एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर वाले, तो एग्जीक्यूटिव में आपको याद ही होगा परमानेंट एंड जो टेम्पररी होते हैं वो आते हैं। अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमें लगेगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या वो जो उन्होंने लॉ वगैरह बनाया है वो इनवैलिड है, उस वक्त लोग क्या कर सकते हैं, उस वक्त लोग कोर्ट में जा सकते हैं और उस जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो उस वक्त लोग हैं तो उनके खिलाफ वो जा सकते हैं। तो वहां पे जो केस होगा उसको बोलेंगे पिल। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसा कि आपने मतलब इस चैप्टर में सुना होगा, जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस पास की थी वीपी मंडल ने, जो उनकी पार्टी थी जनता दल ने, तो उस वक्त लोगों ने उनके खिलाफ केस किया था, उस कानून के खिलाफ जो लॉ बना था उसके खिलाफ केस किया था। तो उन्होंने भी ऐसा ही केस किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके तहत जो सिटीजन्स या ग्रुप ऑफ सिटीजन्स है वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने राइट्स की बहाली के लिए, उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो उस वक्त उसके बाद ये कोर्ट्स एक्शन लेते हैं। अगर कोर्ट्स ने करार दिया कि जो लॉ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ने पास किया है वो वैलिड है, तब जाके वो वैलिड माना जाएगा, फिर लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसे इनवैलिड करार दिया, उस वक्त फिर लोगों की जीत होगी और उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। इसके अलावा भी हमारे पास अगर हम बात करें, इस वक्त 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, जो आर्टिकल 19 एंड 31 में उसके बारे में लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर जब 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, 44th अमेंडमेंट मतलब चेंज की गई कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, उस वक्त ये वाला फंडामेंटल राइट जो है उससे निकाला गया, लिस्ट से निकाला गया। और अगर हम बात करें, अब इसको अब आर्टिकल 30A में ही रखा गया है, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आम राइट है लोगों के पास कि हर एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी वगैरह रख सकता है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, तो अगर हम बात करें ये आर्टिकल 21A में आता है। तो अगर हम बात करें, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया है, जैसा कि आपको याद ही होगा राइट टू एजुकेशन वगैरह, या जो आता है हमारा एक फंडामेंटल राइट उसी में आता है। ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 2010 में, जिसके तहत आर्टिकल 21A में ये बताता है
कि जो कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। जो 6 साल से 14 साल के तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो जिस तरह से राइट टू एजुकेशन को अब कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में डाल दिया गया है जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इसी तरह से राइट टू प्रॉपर्टी को भी अब दूसरे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया, लेकिन अब ये अलग नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले हुआ करता था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट कमीशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। तो अगर हम बात करें इस कमीशन को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने, तो ये हेल्प करती है उन विक्टिम्स की जो कि किसी नाइंसाफी का शिकार होते हैं, इनजस्टिस का शिकार होते हैं। तो अगर हम बात करें जो भी राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन्स को ग्रांट किए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स की डिमांड करते हैं। तो ये कंसिडर करते हैं कि जो यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज में इंडिया ने भी जो साइन किया है, जितनी ज्यादा राइट्स वहां पे दिए गए हैं उतने लोगों को मिलने चाहिए। तो इसके अलावा अगर ये कहीं पर देखते हैं कि किसी इंसान के साथ इनजस्टिस हुई है या कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस हुई है, उस वक्त ये अपना रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह गवर्नमेंट को भेज देते हैं। तो इनका अहम रोल है। अगर हम बात करें बहुत सारी वुमेन्स या बच्चे, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या कश्मीर वगैरह में भी बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, उस वक्त NHRC भी उसके खिलाफ आवाज उठाती है और अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह गवर्नमेंट को पास ऑन करती है। बहुत सारी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं डिमांड्स आ रही है कि फलानी राइट को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करो, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इनके लिए कहा गया है कि इनको भी फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया जाए। राइट टू एजुकेशन तो पहले से ही कल्चरल एजुकेशन राइट में है, लेकिन अलग इसको एक फंडामेंटल राइट बनाना है, उस तरह की काफी ज्यादा डिमांड्स वगैरह सामने आती रही है। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन में, हर एक बच्चे के पास राइट होना चाहिए कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करे। एक्चुअली में ऐसा हुआ भी, 6 से लेकर 14 ईयर के दरमियान के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन वगैरह यहाँ पे रखी गई है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करें, कोई भी इंसान डिमांड कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन के लिए, फंक्शनरीज के रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर कहीं पर कोई काम चल रहा है किसी रोड का या कहीं पर किसी ऑफिशियल के रिलेटेड हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच पड़ताल के लिए चाहिए, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर में आते हैं। तो जिसका एक सिटीजन को पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो ये ऐसा आपको पता ही है कि जो प्रेस है वो यहाँ पे आज़ादाना तरीके से जर्नलिज्म नहीं कर पाता है। वो वही खबरें नशर करते हैं जो गवर्नमेंट को खुश होती है, जिससे खुशी मिलती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस फ्रीडम या इंडिपेंडेंटली फ्रीली वगैरह नहीं बोल पाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स, तो इसके अलावा भी बहुत सारी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में नहीं है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने पहले कहा ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये दूसरे राइट के अंडर में आता है। राइट टू वोट इन इलेक्शन आर नॉट फंडामेंटल राइट, मगर ये भी फिर भी राइट है, बट दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो ऐसी डिमांड्स आती रहती है। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो फ्यूचर में, अब बहुत सारे कुछ और राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के अंडर में जोड़ दिया जाए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम कह सकते हैं ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो इन्होंने अक्सर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उनको यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, हमारे कानून ने माना है। तो जो क्लेम्स थी, जैसे मैंने पहले कहा था कि राइट्स किस तरह से बनते हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स वालों के पास बहुत सारे ऐसे राइट्स है जिनको लीगलाइज नहीं किया गया है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में इंक्लूड नहीं किया गया है। मगर
जब डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है कि वो इन क्लेम्स को भी मतलब लॉज या फंडामेंटल राइट्स के अंडर में लाए। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स हुए हैं जिसमें इस तरह की बातें हुई है। तो अगर हम बात करें, जो राइट्स का स्कोप है वो दिन ब दिन इवॉल्व होता गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, साउथ अफ्रीका ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही होगा। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा राइट्स अगर किसी कंट्री में सिटीजन्स को दिए गए हैं, तो वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उन्होंने बहुत सारे राइट्स दिए हैं अपने सिटीजन्स को। अगर उन राइट्स के बारे में हम बात करें, तो उन राइट्स में अ, आते हैं राइट टू प्राइवेसी। मतलब कोई भी इंसान किसी इंसान का फ़ोन वगैरह, कोई भी टैप वगैरह उसकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं कर सकता। उनकी कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो पब्लिक नहीं हो सकती है। तो राइट टू प्राइवेसी में बहुत सारी चीज़ें आती है। इस तरह से राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल बीइंग। तो अगर कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ हो रही, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिससे सेहत को खतरा है किसी इंसान को, तो वो भी एक राइट इसमें वहाँ पे दिया गया है। तो राइट टू है एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसेस, हाउसिंग फैसिलिटी वहाँ पे ज़रूरी है। अगर कहीं पर वहाँ पे जो होमलेस सिटीज़न वगैरह है, तो गवर्नमेंट को उनकी परवाह करनी होगी, उनके लिए मकान वगैरह का इंतज़ाम करना होगा। इसके अलावा राइट टू है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड सभी को मिलना चाहिए। वहाँ पे माल न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल रखना है गवर्नमेंट को, हेल्थ केयर का भी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी वगैरह या मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। तो ये वहाँ पे राइट्स दिए गए सिटीज़न्स को, किसी को भी सफिशिएंट फूड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह आसानी से मिल सकता है। तो अगर हम अपनी कंट्री में देखें, तो यहाँ पे राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लिवलीहुड एंड राइट टू प्राइवेसी, इनको भी फंडामेंटल राइट्स में जोड़ना चाहिए इंडिया में। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऐसा काम पहले ही कर दिया है। उन्होंने बहुत सारे राइट्स अपने सिटीजन्स को दिए हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के लोग अपने सिटीजन्स को नहीं देते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो अगर हम देखें, जो इंटरनेशनल बॉडी है जो कि सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, तो बहुत सारे राइट्स यहाँ पे और जुड़ने चाहिए। अगर हम देखें, दिस इज नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी बट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सी दिस एज स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बहुत सारे राइट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनने चाहिए फंडामेंटल राइट्स में। तो वो राइट्स इस तरह से है: राइट टू वर्क, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी एवरीवन टू अर्न ए लिवलीहुड बाय वर्किंग। तो हर एक को काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना रोजगार वगैरह कमा सके। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, तो जहाँ पर भी लोग काम करें वहाँ पे अच्छी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए और फेयर वेजेस, और वहाँ पे सैलरी वगैरह जो होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए। ना कि मतलब इतनी काम हो कि लोग अपना गुजारा भी ना कर सके। तो इस जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह जो है वो बढ़ जाए। वरना ऐसा ना हो कि वो लोग काम करेंगे लेकिन बाद बाद में उनकी जो सैलरी वगैरह होगी, वेजेस होंगे, वो इतने कम होंगे कि 2 वक़्त का खाना भी वो मुश्किल से वहाँ पे पाए, या हम कह सकते हैं 2 वक़्त का खाना भी वो अच्छे से खा पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। तो ये जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये भी कहा है कि एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग वगैरह फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनना चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये लोगों को प्रोवाइड हो। राइट टू हेल्थ, जिसमें मेडिकेयर फैसिलिटी, जैसे मैंने अभी साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स उन्होंने अपने लोगों को दिए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे वैसे ही राइट्स ये चाहते हैं कि इंडियन सिटीजन्स को मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में इनको इंक्लूड किया किया जाए। इसके अलावा स्पेशल केयर फॉर वुमन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स, जैसे कि अभी भी ये कोविड-19 चल रहा है, तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह, सहूलियत वगैरह मिलनी चाहिए।
जैसे इस वक़्त बहुत सारी कंट्रीज़ दुनिया में है, जो कि लोगों को इस वक़्त गवर्नमेंट वहीं से पैसे देती है, बच्चों को देती है पैसे, जो बेरोज़गार है उनको पैसे देती है, लेकिन इंडिया में अभी वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन इसके अलावा फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन तो कंपल्सरी होनी ही चाहिए, लेकिन हायर एजुकेशन में भी इक्वालिटी के साथ सभी को मौका मिलना चाहिए। Claim demand for legal or moral entitlements a person makes on fellow citizen of society or government। तो अगर हम बात यहाँ पे करें, तो एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि एक इंसान दूसरे के लिए भी वैसे ही हुकूक मतलब उनको प्रोवाइड करे जैसे वो अपने लिए चाहता है। तो government promise made by individuals, groups or countries to uphold a rule or principle, it is legally binding on the signatories to the agreement of the state। तो ये हम बात जो कर रहे हैं तो एग्रीमेंट मतलब यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे होनी चाहिए, ताकि तमाम जो इस वक्त डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें इस तरह के राइट्स को फंडामेंटल बनाया जाए, ताकि कोई भी इंसान सफ़र ना करे। तो हम इस वक्त क्या देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो राइट से महरूम है। चाहे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्रीज की हालत देखें, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की हालत देखें, साउथ एशियन कंट्रीज की हालत देखें, तो इस वक्त अगर हम देखें यहाँ पे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, गरीबी है। बहुत सारे लोग जो है वो ठीक से अच्छा न्यूट्रिशल या बैलेंस्ड डाइट वगैरह नहीं खा पाते हैं। अच्छी तरह से वो रोज़ी-रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो सोशल या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इंश्योरेंस वगैरह उनको प्रोवाइड नहीं है। तो जब भी कोई पेंडेमिक या वगैरह या कोई एपिडेमिक वगैरह आता है, तो लोगों को ठीक तरीके से वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम T2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 8th ऑफ अगस्त से। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।